What if I tell you that I'm going to give you 20 straight questions for your CDS का paper? How? और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन और ले लो. इफ आई एम गिविंग यू 20 टॉपिक दैट डजंट मीन कि उसमें रैंडमली 5 टॉपिक 10 टॉपिक 15 टॉपिक आ जाएंगे. नो. If I'm giving you 20 topics, that means all those 20 topics are going to come in your CDS का पेपर. How? ये आपका actual CDS का पेपर है. बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा और बहुत लोगों ने इसे झेला भी होगा जब वो देने गए होंगे, राइट? इसमें कुछ खुफिया राज पड़े हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं. यूपीएससी खुद चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को पास करो, बट वो नॉलेज से पहले ये टेस्ट कर रहा है कि आप कितने पैशनेट इनफ हो इस पेपर को देने के लिए. इसलिए कुछ सीक्रेट्स उसने इस तरीके से फंसा के रखे हैं. दैट्स व्हाई यू डोंट नो दिस. सो आई एम गोइंग टू शेयर यू कि वो टॉपिक, उसका प्रूफ और उसका सोर्सेज एंड मटेरियल, कि वो कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ से आपको वो पढ़ना है. ठीक है? सोचो 20 मार्क्स तो आपका सेक्शनल कट ऑफ ही होता है, जो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्लैरिफाई करने में. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू स्ट्रेट 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपके पक्का पक्का आने वाले हैं. ठीक है? तो अब भाई अपनी सोच बढ़ा दो. कट ऑफ क्लियर होना ना होना इज नॉट एट ऑल अ डील नाउ. आप वो क्लियर ऑलरेडी कर चुके हो, पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है आपका, ये कह सकते हो. ठीक है? सो अब वी हैव टू एम फॉर 40+ एंड 50+ इन योर जीके. अब आसान है भाई, अब आसान है, अब हो जाएगा, क्योंकि हमें नस पता चल गई है. आई ऑल्सो टेल यू सीडीएस का सीक्रेट क्रश क्या है, कि वो हर बार उस टॉपिक को पूछ रहा है जबकि वो इतना ज़्यादा रिलेटेड भी नहीं है. दैट क्यों? क्योंकि सीक्रेट क्रश है. कहाँ से स्टार्ट करें? फिजिक्स से स्टार्ट करें. उससे पहले जो मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो वापस से शेयर कर देती हूँ, जो घिसी पिटी होती है. ठीक है? बट ये टॉपिक्स विद प्रूफ एंड विद सोर्सेस इन दिस वीडियो. शुरू करें? करते हैं शुरू. सो अगर स्टार्टिंग से देखें तो बेसिकली मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी यही रहती है कि मैं सब्जेक्ट्स को पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ. पहले तो पूरा बेसलाइन पढ़ लिया जाए, पूरा बेसलाइन क्लियर कर लिया. उसके बाद 100% अटेंशन गोज टू पॉलिटी एंड फिजिक्स, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है? ओके. 70% गोज टू ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री, इसमें भी सिलेक्टेड स्टडी के साथ. ठीक है? सिलेक्टेड टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड डिफेंस. चलो ये तो मोटी मोटी बात हो गई जो हमारे समझ में कम आती है. हमें यहाँ पे मतलब है व्हाट आर 20 क्वेश्चंस जो पक्का पक्का आने वाले हैं. ओके. फिजिक्स से हम स्टार्ट करने वाले थे. यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको डैम सारे प्रूफ दे रखे हैं. ठीक है? ये लास्ट, अगर मैं आपको बताऊँ कौन कौन से पेपर्स मैंने लिए हैं, लास्ट 3 से 4 पेपर मैंने उठाए हैं, सबसे लेटेस्ट वाले इंक्रीज्ड डिफिकल्टी के साथ. सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर और लेंस का. ठीक है? क्वेश्चन क्या आते हैं? चलो क्वेश्चन के फॉर्मेट आपके सामने भी हैं और डायरेक्टली आपको बता भी देती हूँ मैं. सोर्सेस भी आई एम गोइंग टू गिव यू इन द मिडल ऑफ द वीडियो ओनली. क्वेश्चन आपका आएगा लेंस या मिरर से. सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इमेज कैसी फॉर्म हुई. कैसी का मतलब क्या है? रियल इमेज फॉर्म हुई, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई. ठीक है? वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई. एक तो पोजीशन ऑफ इमेज आपसे पूछ लिया जाएगा. ठीक है? कि इमेज कहाँ फॉर्म हुई है. एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी एप्लीकेशन, कि ये पर्टिकुलर जो मिरर है आपका कहाँ पे यूज होने वाला है. ठीक है? साइड मतलब मिरर के साइड, कार के साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है. ये सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है. कॉन्वेक्स लेंस इज समथिंग जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है. यहाँ पे आप देख लो, कॉन्वेक्स लेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है. ठीक है? ओके. सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर. वहीं से डिराइव्ड आपका पावर का भी कंसेप्ट आता है. लेंस में ही आपका पावर का कंसेप्ट आता है. ठीक है? ये क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा. नंबर 1 टॉपिक इसको लिख लिया जाए. ठीक है? नंबर 2 टॉपिक कौन सा है, मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ यहाँ पे. तो अब भाई कट ऑफ तो आपका निकल ही जाना चाहिए. उसके बाद 40+ 50+ का सोचेंगे. ओके. देन लाइट के सारे फिनोमेना, जैसे आपका रिफ्लेक्शन. ठीक है? अभी मैं बता रही हूँ, सारा बता रही हूँ. दूसरा आपका रिफ्रैक्शन. ठीक है? उसके बाद क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसके बाद क्या, उसके बाद आपका स्कैटरिंग.
है ना, उसके बाद आपका स्कैटरिंग, उसके बाद आपका डिस्पर्जन, इस तरीके के सारे लाइट के फिनोमेना है ना, वो हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। बट वंस इन अ वाइल TIR, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग वगैरह सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपका रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ये 3 से 4 लेटेस्ट वाले आपके पेपर है। यहाँ पे भी जैसे आप देखोगे तो आपका सेम लाइट का फिनोमेना आ रहा है। दिस इज आपका नंबर 2। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक। तीसरी चीज बहुत स्पेसिफिक टॉपिक, एंड दैट इज योर रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, मैं आपको चैप्टर के नाम नहीं बता रही हूँ, टॉपिक के नाम बता रही हूँ। रेजिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? एक फॉर्मूला जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ρL/A। इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को तोड़ मोड़ के लगभग न जाने कितनी बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। देखो ये आ गया रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का सीरीज वाला और पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपका या तो लेंथ को छोटा बड़ा कर देंगे या तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। ये टॉपिक सेम रिपीट हो रहे हैं, यू नो दैट। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेंगे तो ओम्स लॉ पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम V = IR वाला फॉर्मूला, और R के साथ छेड़छाड़ कर दिया, और R कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन लगभग हर पेपर में एक आधा तो देखने को मिलता है, तो रेजिस्टेंस को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा ग्रेविटेशन। एक क्वेश्चन हर बार, और इसी में एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है G मतलब नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स = हमारा एक तो G जो कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत फुद्दू टाइप आएंगे आपके, बहुत सिंपल टाइप आएंगे। या तो बोल देंगे कि डिस्टेंस डबल कर दिया है, अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, या तो आपका मास कम ज्यादा कर देंगे, बताओ फिर क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। या तो क्या कर देंगे, आपके ऑब्जेक्ट को या तो मून पे चढ़ा देंगे या तो कहीं और चढ़ा देंगे, मतलब आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G, जो G वाला कंसेप्ट है, सारा अच्छे से सुन लेना। अगर आपको ये कंसेप्ट अभी नहीं पता तो सोर्सेज भी बता दूंगी, बट जिनको पता है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। बाकी लोग सिर्फ टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करें कि कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है। या तो छोटे G पे फर्क कर देंगे कि ओके इस पे डिफरेंस आ रहा है, कि इससे डिफरेंस आने पे क्या होगा, ठीक है। वेट कम ज्यादा हो जाएगा, फोर्स पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। सेम देखो, जैसे मैंने बोला, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 2 टाइम्स, इस डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज किया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? सेम दिख नहीं रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको 2 टाइम बढ़ा दोगे और इसका स्क्वायर है, तो अगर ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, तो सबसे पहले तो देख लो ये डिक्रीज होना चाहिए, आपका फोर्स डिक्रीज होना चाहिए। तो रिमेन सेम, ये कैंसिल कर दोगे, इंक्रीज सेम कर दोगे, हमारा आंसर क्या आएगा? डिक्रीज वाला आएगा। ये 2 ऑप्शन है। अब बहुत लोग यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान से नहीं देखेंगे। फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो आंसर डिक्रीज बाय 4 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। यही आप इसको अटेम्प्ट करके आंसर बताओ, तब देखते हैं कि आपका लॉजिक सही बैठ रहा है या नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। अभी बताया उसी तरीके से होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रेविटेशन के बाद आपका ये वाला मैं बता रही हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आ सकता है। जैसे मैं लिख के बता देती हूँ, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन कि एमीटर से क्या होता है, मतलब या तो वाइस वर्सा क्वेश्चन कर देंगे कि हम करंट को किससे मेजर करते हैं, एम मीटर से करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। या तो सेकेंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर वो कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होता है, मतलब चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। यही क्वेश्चन एक आधा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे और एग्जांपल दे दूं, जनरेटर में कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी चेंज होती है, डायनेमो में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, कौन से करंट से कौन सा करंट चेंज होता है ट्रांसफॉर्मर में से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, क्या रीडिंग मिलती है हमें, है ना, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे।
ओके लिफ्ट का क्वेश्चन मतलब इसमें 3 केस होते हैं, बस 3 ही केस होते हैं और सिर्फ वो एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनना, मैं ना आपको आपका स्ट्रेस कम कर रही हूँ कि भाई बहुत कुछ अलग नहीं आ जा रहा है। अभी बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, आज आपका सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। जो लिफ्ट के केस होते हैं कि लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने से क्या होता है, तो सबसे पहले तो वो तीनों केस है ना छोटे जी पे डिपेंड करते हैं कि वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वो कम ज़्यादा कैसे होता है वो क्विकली एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। देखो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हमारा छोटा जी जो होता है ना वो डाउनवर्ड्स एक्टिंग होता है। ठीक है, डाउनवर्ड्स एक्टिंग होता है। और लिफ्ट जब एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जाती है तभी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे कुछ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन होगा तभी कुछ होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन से क्या होता है, ये जी भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो लिफ्ट जब ऊपर जाती है मतलब ए, जब छोटा वाला ए ऊपर जा रहा होता है और ये जी नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, ये स्पीड इसकी एक्सेलरेशन इसका प्लस हो जाता है। और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है मतलब जी भी डाउनवर्ड एक्टिंग है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड एक्टिंग है, तब ये क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये माइनस हो जाता है। इसको फैक्ट की तरह आप ले सकते हो। ठीक है, ये ऐसा होता है। तो इसमें बस 3 केस आते हैं। केस नंबर 1, एक तो आपके वेट का क्या होगा, अगर लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, इस पे क्या फर्क, ये सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ, बाकी के 2 आप सॉल्व करना। जैसे मैं लिफ्ट में ऊपर जा रही हूँ, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं लिफ्ट से अगर ऊपर जा रही हूँ तो मेरा मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा G+A, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। सेम वही वाइस वर्सा चीज जब लिफ्ट नीचे आती है वो होगा। ठीक है, से ये वेट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। ये सेम चीज आती है और आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ इतना ध्यान से, बाकी अभी टॉपिक्स बताने मुझे। सेकेंड कंसेप्ट आपका हो जाता है किसका, पेंडुलम का, कि आपने पेंडुलम को लिफ्ट में लगा दिया तो क्या होगा। सेम पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/G। से स्ट्रेट फॉर्मूला काम करते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम किया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, T इज इक्वल्स टू 2π√L/G। ठीक है, अब ये G इंक्रीज या डिक्रीज होगा उससे आपका टाइम, जैसे यहाँ पे आपकी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, G+A हो जाएगा, यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन करना था। सेम लिफ्ट अगर नीचे जा रही होगी क्या तो क्या होगा, ये G-A मतलब ये रिड्यूस होगा तो टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो जाएगा, वही चीज होती है। और तीसरा केस किसका होता है, तीसरा केस आपका कैपिलरी एक्शन में हमने देखा था। ठीक है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी होता है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लिफ्ट के तो G+A मतलब ग्रेविटी ज़्यादा लगने लगेगी तो आपकी कैपिलरी एक्शन थोड़ा कम हाइट दिखाएगी। सेम आप नीचे जाओगे तो वो वाइस वर्सा एक्शन। बस ये 3 केस लिफ्ट के होते हैं, बाकी आप सब सॉल्व कर लोगे। ओके, अब आपकी आंखें खुलने वाली हैं। अब मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ जो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको ये फोकट के मार्क्स लाने में बहुत काम आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एक छोटा पत्थर है एक बड़ा पत्थर है, वो दोनों एक ही हाइट से गिर रहे हैं, बताओ पहले कौन सा पहुंचेगा, है ना। ऐसे ही कोई केस देखने को मिलता है कि ऊपर से नीचे कुछ गिर रहा है तो पहले कौन सा गिरता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों साथ में गिरेंगे। ठीक है, दोनों साथ में गिरेंगे। ये अभी आपके पास टाइम हो तो इस चीज़ को पढ़ लेना अच्छे से, अदरवाइज मेरी ये बात याद रखना, फोकट के मार्क्स आपके जो तुक्का लगाते हो ना, तुक्का यहाँ पे लगा के आ जाना, यू विल थैंक मी लेटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि ऊपर से नीचे कुछ गिर रहा होता है तो क्या चीज़ कांस्टेंट होती है,
कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, तो वहां पे ध्यान रखना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो छोटे जी के हिसाब से गिरेगा और वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूं, क्वेश्चन सेम आते हैं। नंबर 3 केस क्या होगा, अगर कहीं पे भी रोटेशन का मामला है, रोटेशन का मामला मतलब कोई स्विमिंग करते हुए स्विंग करके गिर रहा है, तो क्या कंजर्व होगा, क्या तब वो अगर एंगुलर के बारे में पूछ रहा है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम विल बी द आंसर। फोकट के मार्क्स लाने हैं, ये 3 बात आप समझ लो। रोटेशन का चक्कर होगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका होगा। ठीक है आंसर। ओके, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं अब। ओके, बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपके किस टाइप के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से आई डोंट नो आपको क्यों इतना डर लगता है यार। सबसे पहले तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला से आपको दूसरे फॉर्मूला में जंप करना होगा, बस इतना ही करना है। जैसे ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये कौन से क्वेश्चंस हैं, या तो आपको स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे मोशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी भी आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि ये डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट हैं। यहाँ पे हमें मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², इन्हीं को लेके सॉल्व करना था हमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों तो सेम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे ही डिपेंड करते हैं, है ना। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ही पूछा है, जहाँ पे आपके मोशन के इक्वेशंस लगने वाले हैं। यहाँ पे भी देखो, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये स्ट्रेट फॉर्मूला, अभी मैं आपको सोर्सेस बता दूंगी ना, कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है CDS इन 30 days, साथ में पढ़ेंगे ऐसा। वहां से आप सारी वीडियो देखोगे ना, आप आराम से 40+ 50+ अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका देख लेना, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनाई हुई है। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूमेरिकल्स। अब दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स है ना, वो ये है जिसके फॉर्मूला आपको कम आते हैं, बट आई वुड से कि इसको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, यू ऑलरेडी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बट कोई बात नहीं। इसमें भी स्ट्रेट फॉर्मूलाज लगते हैं। फॉर्मूला की लिस्ट आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सारे पावर और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सारे कंसेप्ट्स मैंने उसी प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस है ना वो करा रखे हैं। ठीक है, ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। आगे देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कौन से, अभी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और अभी मैं आपको CDS के सीक्रेट क्रश के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कौन से करंट अफेयर्स हर बार आते हैं, मतलब ये सारे के सारे आने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम हो गया, गवर्नमेंट स्कीम के बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स अगर सिनेमा से रिलेटेड हो, कि नेशनल अवार्ड किसे मिला, आईफा अवार्ड किसे मिला, और अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो भाई CDS को तो पता नहीं कौन सा सुख मिल जाता है कि ये तो क्वेश्चन मुझे पूछना ही पूछना है। ठीक है, ये 2 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आते हैं, बाकी नॉर्मल अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आएंगे। बाकी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का एक क्वेश्चन आता है, अपकमिंग गोल्स के बारे में आता है कि 2025 तक कौन सा कंट्री क्या अचीव कर लेगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टेड होता है CDS पूछने में। स्पोर्ट्स अफेयर्स तो पूछने ही वाला है, कौन सी पर्सनालिटी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसी ने कोई मेडल जीता है तो क्या जीता है। ये पूरी इंडिविजुअल वीडियोस मैं इस चैनल पे कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, आपके भरोसे नहीं छोड़ रही हूँ कि आप पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊंगी और आप पढ़ोगे और एग्जाम क्लियर करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे से, फॉरेस्ट सर्वे से और बजट से। फिर आपका क्वेश्चन आता है डिसीज फ्री, अगर कोई कंट्री डिसीज फ्री हो जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि मलेरिया फ्री कौन हो गया है, तो ये क्वेश्चन पक्का पूछता है। कोई ना कोई कंट्री तो उस साल में डिसीज फ्री डिक्लेयर कर देता है खुद को, तो वो जरूर पूछा जाता है। या तो कोई कंट्री के बारे में पूछ लेंगे, या तो इंडिया के स्टेट के बारे में पूछेंगे। और लेक तो सीक्रेट क्रश है भाई, अभी बताती हूँ कैसे। और उसके अलावा इंडिया जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मिडल ईस्ट क्वाड, मतलब ये I2U2 के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका आंसर आपका इंडिया, इजराइल, UAE और USA है। ठीक है, तो इंडिया जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ब्रिक्स हो जाए, उसके बारे में आपका डिटेल वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि ये क्या करना चाहता है, इसमें क्या होगा, वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट क्रश।
लेक्स का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से हर बार ये पूछता है। अगर वो आपके करंट अफेयर्स में है तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। अगर जैसे सांगपो आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी तो मैंने कम क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, बट आई थिंक आप समझ जाओगे, है ना। ओके, मतलब करंट अफेयर्स में अगर ये होता है तो लेक का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। बट अगर करंट अफेयर्स में नहीं भी है तो कोई स्टैटिक वाला पूछ लेंगे कि ये लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इस तरीके से पता नहीं लेक का क्वेश्चन, अगर लेक सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और करंट अफेयर्स में तो उसे डबल अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये है सीक्रेट क्रश, ये सीडीएस एग्जाम का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी प्लेलिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कब कब पढ़ाने वाली हूँ सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है। ये पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता है मैंने टेलीग्राम पे भी आपको दे रखी है, और ये जो सारे नोट्स हैं आपको फ्री नोट सेक्शन में मिल जाएंगे। ये क्या है, डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप, ठीक है। ये सारे फ्री नोट्स के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, लाइक सारी वीडियोस यहाँ पे कवर हो रही है, स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है। कौन सी वीडियो कब आएगी, ये सारे जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए ये कब कब आने वाले हैं, ये आप इस वाले स्टडी प्लान में चेकआउट कर सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री और यहाँ पे फ्री नोट्स में आप जाके देख सकते हो डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप पे। ये सारी पीडीएफ विद इंग्लिश का प्रैक्टिस शीट, इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट आप बोलते हो ना, प्रैक्टिस कहाँ से करे, ये भी मैंने यहीं पे फ्री नोट्स में अपलोड कर रखी है, इसको चेकआउट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बात आती है पॉलिटी की। भाई पॉलिटी में मुझे ये सारे टॉपिक्स लिखने भी नहीं चाहिए थे, बिकॉज ऑलरेडी 6 आवर वीडियो इज मेड फॉर यू। पूरी की पूरी वीडियो से अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना पॉलिटी से, 18 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, लाइक बहुत सिंपल तरीके से। एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, या तो पीडीएफ मैंने यहीं पे फ्री नोट्स में दे रखी है उसको देखो, प्लस दूसरी बार रिवीजन, एंड दैट्स इट। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है। फिर भी आपको बता दूं, फिर भी आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस वीडियो में जाओ, टाइम स्लैब्स बनाए हुए हैं, पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ो। हर बार का क्वेश्चन है, हर बार का क्वेश्चन है। शेड्यूल्स पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, उसके इलेक्शन का तरीका क्या है, किसको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन। रिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा रिट कौन इशू कर सकता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से रिट से क्या हो सकता है। सेम इमरजेंसी अमेंडमेंट्स तो हर बार क्वेश्चन देखा है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आते हैं। आई वुड से कि ये सब तो पढ़ लोगे कोई बात नहीं, बट ये अकेला सब्जेक्ट ऐसा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करवा देगा, और ये एक वीडियो देखनी है उसके लिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको वो ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट मैंने दी है उसी के अंदर आपको ये पूरी वीडियो मिल जाएगी, लाइक ये प्लेलिस्ट आप देख लोगे, जीके आपका आराम से 40+ क्लियर है, ठीक है। ओके, बाकी एक डिफेंस और मिसाइल्स का टॉपिक है, ये 1, 2, 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड। मतलब अब इसमें करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे रिसेंटली इंडिया हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ AK-203 राइफल्स। ये इक्विपमेंट की जो एग्रीमेंट होती है डिफेंस से रिलेटेड वो पूछा जाता है। या तो कोई शिप डीकमीशन हुआ होता है, या तो कमीशन हुआ होता है, कोई न्यू एयरबेस आता है, जैसे इस बार दीसा इज इन न्यूज़, है ना, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, तो ये पूछा जाएगा। और भाई मिसाइल में तो सीरियस पागल, मतलब मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे कि वो प्रेजेंटेशन में फिट नहीं हो रहे थे। मिसाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की मिसाइल हो, वो पूछी जाती है कि रशिया ने कौन सी लॉन्च की है, जिरकॉन मिसाइल किसने लॉन्च की है। फॉरेन मिसाइल्स के बारे में भी पूछते हैं। इंडिया के मिसाइल्स को तो छोड़ते ही नहीं है भाई, क्या रेंज है उसकी, कौन सी एंटी मिसाइल है, एंटी टैंक है, क्या है वो। मिसाइल के चक्कर में सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है, कौन से प्लेन के साथ उसको इंटीग्रेट किया है, हैमर जो वगैरह राफेल के साथ इंटीग्रेटेड है, ब्रह्मोस जो इंटीग्रेटेड है ना, सुखोई 30 MKI, ये AFCAT में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके भी, ठीक है। पहले तो बहुत सिंपल डिफेंस के क्वेश्चंस आते थे स्टैटिक जीके से, जैसे रैंक्स हो गई, ये भी मैं कराने वाली हूँ, ठीक है।
पूरा सब कुछ इसी चैनल पे मैं आपको कराने वाली हूँ। स्टडी प्लान में देख लेना कब वो वीडियो आने वाली है। रैंक्स हो गए, इसके क्या बोलते हैं, स्कूल्स हो गए, जैसे ओटीए कहाँ पे है, स्कूल ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन जो हर बार कमांड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर्स भी हम डिफेंस के कवर करेंगे, स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको आराम से 3 से 4 क्वेश्चन दिला के जाएंगे, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री की बात बताऊं मैं आपको, 10th क्लास की एनसीईआरटी पकड़ो, अगर आपके पास कोई और रिसोर्स नहीं है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ डालो, आराम से 5-6 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। और निकल जाएंगे इसका मतलब इसका एक इक्वेशन आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सेम इक्वेशंस आपके कॉपी पेस्ट होने वाले हैं आपके सीडीएस के पेपर में। सेम इक्वेशन जो इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में है, वही सेम इक्वेशंस आपके वहां पूछे जाएंगे। ये 3 टॉपिक एंड दैट्स इट। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उनको स्ट्रेट छोड़ देने हैं, यहां से आपके आराम से 5 से 6 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में तो बस, आई नो बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग है, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, कार्बन वाला हो गया, बट अभी मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो आने ही आने हैं। बाकी के जो है वो शायद आ सकते हैं कि या तो कार्बन का आ जाएगा, या तो पीरियोडिक टेबल का आ जाएगा, या कुछ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछ लिया जाएगा। मैं शायद की बात नहीं कर रही हूं, दिस वीडियो इज फॉर शॉर्ट टॉपिक्स ओनली, ठीक है। ओके, और एक और टॉपिक आप पढ़ना चाहो तो, कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड किस में होता है, एसिटिक एसिड किस में होता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है। ये पक्का क्वेश्चन है जो आने वाला है, ठीक है। नेटल में क्या क्या होता है ये क्वेश्चन, ये 3 बाकी एनसीईआरटी कोर्स में मैं केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो जिन्होंने कोर्स से पढ़ा है नो नीड टू रीड ऑल दीज एनसीईआरटीज एंड एडवांस सब्जेक्ट्स, मैंने कोर्स में सब पढ़ा रखा है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चंस। ओके, केमिस्ट्री का ये था। बायोलॉजी की बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बायोलॉजी से आता है डेफिशिएंसी का क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी रिकेट, किसकी डेफिशिएंसी से रिकेट होता है, क्वाशनिकोर किसकी डेफिशिएंसी, हर एक डेफिशिएंसी आपके एक पेपर में कवर हो जाएगी। इसके अलावा बायोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे मैं आपको स्ट्रेट बता दे रही हूं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बेसिक पढ़ना है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, बिल्कुल बेसिक इसका पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ोगे एनिमल किंगडम को, ठीक है, कि किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर होते हैं। कोर्स वाले बच्चे, जो मैंने आपको टेबल दिया था ना पूरा, कि एक टेबल में पूरा एनिमल किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो रहा था, प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक, बस उतना ही पढ़ना है, एक स्लाइड, दैट्स इट, वहां से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उसके अलावा जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो क्या है, ह्यूमन के सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से पढ़ने हैं, वेदर इट बी डाइजेस्टिव, ये करना पड़ेगा। डाइजेस्टिव के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एक आधा क्वेश्चन आता है आपका या तो सर्कुलेटरी से, या तो एक्सक्रीटरी से, या तो हार्मोन के क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो चलो फिर भी 70% में मैंने डाला था कि हाँ ये पढ़ोगे तो आपका 70% केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, बट बायोलॉजी में ओनली टॉपिक ये जो है वो हर बार आते हैं, जो अल्टरनेटिव टाइम पे आते हैं, मतलब कभी कभार आ जाते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। सेल के क्वेश्चन, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों के दोनों अच्छे से आपको देखने हैं। बाकी ये पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम अच्छे से देखोगे। इसके अलावा जो देख सकते हो, प्लांट हार्मोन्स के बारे में एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना ही बायोलॉजी के लिए करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आ रहे हैं बायोलॉजी में। अब आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करो। हिस्ट्री में आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन छोड़ोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। जितना मैंने प्रिडिक्ट किया है, क्वेश्चन आते हैं आपके बुक्स और लिटरेचर वर्क से। बुक्स और लिटरेचर वर्क को सीडीएस बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। उसके अलावा जो शायद क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी अगर लिस्ट में आपको बताऊं तो, ट्रैवलर्स की, मतलब किसके राइन में कौन विजिट किया था, फाहियान कब विजिट किया था, डियोमिस
पीस का मतलब ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उल्टा सीधा है, बट वो ट्रैवलर किसके राइन में प्रेजेंट हुआ था और उसने कौन सी बुक्स लिखी है। इसके अलावा अगर आपको एक वो हिस्ट्री पढ़नी है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ लेना। क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आते हैं। क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा क्या पढ़ोगे, जितनी भी पार्टीज थी, स्वराज पार्टी वगैरह, उसके हेडक्वार्टर कहाँ थे, उसके फाउंडर कौन थे, और उन्होंने अगर कोई न्यूज़पेपर चालू किया था तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है, पार्टीज के बारे में क्वेश्चन आता है, बस। एंड दैट्स इट। और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मिनिमलिस्टिक वीडियो कि कम से कम पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन। हिस्ट्री इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, फिर भी आप इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ज़्यादातर भक्ति मूवमेंट से आता है। अगेन आई एम सेइंग, ये मतलब 2-3 साल में एक बार आने वाले क्वेश्चन है। भक्ति मूवमेंट पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया था। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो सोशल रिफॉर्म के इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी तो यार पूरा कवर हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी डायरेक्ट प्रेडिक्टेबल इज लेस। जैसे मार्केट सिस्टम के बारे में आप पढ़ सकते हो कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, ओलिगोपोली है, और ये कर्व्स के बारे में। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए हैं, दे आर डिफरेंट। कभी जीडीपी के बारे में पूछ लिया, कभी नेशनल इनकम के बारे में, दे आर सेम ऑलमोस्ट, बट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, कभी कभी नवरत्न के बारे में पूछ रहे हैं, तो बहुत ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मिनिमम की बात करूं तो ये 2 टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, राइट, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में भी मैं आपको कोई टॉपिक्स नहीं देने वाली हूं, क्योंकि इसकी पूरी वीडियो ऑलरेडी विद एनिमेशन, मतलब यहाँ पे पृथ्वी सन दोनों घूम रहे हैं, विद एनिमेशन पूरी वीडियो बना रखी है, ये जाके आपको देखनी है। फिर भी मैं आपको बताऊं, पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको घाट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको माउंटेन्स के बारे में, नॉर्थ टू साउथ। आप इसमें मैप बेस्ड स्टडी करोगे, पूरे मैप को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि ए से बी जा रहा है, जम्मू कश्मीर से यहाँ तक जा रहा है, तो कितने फॉरेस्ट बीच में आएंगे, किस टाइप की सॉइल। हाँ, सॉइल के क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ने, फॉर श्योर सॉइल के क्वेश्चंस आएंगे। इनएप्सिटोल क्या, इनसेप्टिटोल क्या होता है, ऑक्सीटोल क्या होता है, हिस्टोटोल क्या होता है, हिस्टोसोल क्या होता है, सॉइल के क्वेश्चन। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप नंबर ऑफ, मतलब कौन सा ग्रासलैंड कहाँ पे है, कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, ओशियन करेंट्स, ये पढ़ सकते हो। बट इंडियन ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़नी है, और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको देख लेना है, ठीक है। समझ में आया, सर्च कर लेना, इसी पे है, इसी चैनल पे है। ये वीडियो तो भाई नहीं देखा ना तो ज्योग्राफी को कभी नहीं समझ पाओगे आप, ये कंपलसरी है, इससे आपके सारे कंसेप्ट्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये प्लेलिस्ट which you have to see, and yes, we are done with this topic. Congratulations. अब मुझे बताओ आपकी दिक्कत क्या है। अब पढ़ना शुरू करोगे, देखो मैंने आपको सोर्स बता दिया है, टेलीग्राम पे जाके ये स्टडी प्लान भी देख सकते हो, ये प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, और फ्री नोट्स भी मैंने आपको डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप पे दे रखी है, ठीक है। अब आपकी दिक्कत बताओ कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, और अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो आपको पहुंचाना है सीडीएस के उस पार, जीत के उस पार। आई एम डिटरमाइंड फॉर इट। आपकी क्या दिक्कत है आप बताओ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टॉपिक।